Assalamu alaikum. In the previous lecture, we discussed about the mortgage market. Before starting the new lecture, I would like to recall the previous lecture. As you know that mortgage market is partially a component of the capital market. Basically, capital market क्या है? Capital market में funds transferred किए जाते हैं from people who have excess funds to those people who have shortage of the funds. उसमें हमने दो तरह के मेन मार्केट्स को डिस्कस किया था, बॉन्ड मार्केट को जिसको हम डेट मार्केट कहते हैं, और सेकेंडली हमने अपनी स्टॉक मार्केट को डिस्कस किया था. इन दोनों कंसेप्ट को देखते हुए अगर हम मॉर्गेज मार्केट की बात करें, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो मॉर्गेज मार्केट में भी आप डेट ही देते हो, लेकिन बेसिकली दीज डेट्स आर सिक्योर्ड लोन्स, क्योंकि सिक्योर्ड होते हैं, कोलैटरल होते हैं, और इसमें आपने जो लैंडर और बोरोवर के दरमियान ट्रांजैक्शन होती है वो सिक्योर्ड होती है, उसमें कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपने प्लेज की होती है. होता ये भी एक किस्म का लोन है, इसलिए इन दैट्स वाई मॉर्गेज मार्केट को भी कैपिटल मार्केट का कंपोनेंट कह सकते हैं. लेकिन जिसका मेन डिफरेंस है बॉन्ड और स्टॉक मार्केट से, उसमें ये है कि जो बॉन्ड मार्केट और स्टॉक मार्केट है, उसमें जो आप लोगों को लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं या इक्विटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो कॉर्पोरेशंस वगैरह होती हैं, बिजनेसेस होते हैं, और मॉर्गेज लोन बेसिकली इंडिविजुअल्स वगैरह लेते हैं. और सेकेंडली क्योंकि हर इंडिविजुअल की नीड्स वगैरह डिफर होती हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू टेलर मेड होता है. इसमें अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई जाती हैं. देन हमने बात की थी कि मॉर्गेज लोन को आप रेजिडेंशियल होम लोन्स भी कहते हैं, क्योंकि जो इसका कंसेप्ट ओरिजिनेट हुआ, हिस्ट्री डिस्कस करते हुए हमने कहा कि इसका कंसेप्ट बेसिकली ओरिजिनेट किया इंश्योरेंस कंपनीज ने इन 1934, और फिर 1980 में जब यूएस गवर्नमेंट का एक ड्रीम था कि हर बंदे के पास अपना अपना एक घर हो. इन दैट केस जो जिसमें बहुत हाईलाइटेड केस था और जहां पे क्राइसिस भी आया, इन दैट केस मॉर्गेज लोन का कंसेप्ट इवॉल्व होना शुरू हुआ. देन इन लेटर ऑन इन 1890 जब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में एक रिसेशन आया, बहुत सारे क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट प्राइसेस वगैरह थी वो चेंज हुई, और जो आपके लोन्स वगैरह थे वो आप लोग दे आर नॉट एबल टू पे बैक देयर लोन्स, उस टाइम ये मॉर्गेज लोन का कंसेप्ट आया. इन द स्टार्ट बैंक्स वगैरह को ये परमिशन नहीं थी, अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल रेगुलेशंस बैंक्स को अलाउ नहीं था कि वो लोग मॉर्गेज लोन दें. लेटर ऑन बैंक को ये परमिशन मिली कि वो मॉर्गेज लोन वगैरह दे सकते हैं. देन हमने बात की थी मॉर्गेज लोन में भी कि आपका मॉर्गेज लोन का अगर हम मेच्योरिटी पीरियड की बात करें तो वो बहुत ज्यादा था, 80 to 50 ईयर्स या 20 ईयर्स मॉर्गेज लोन होता है. इसमें हमने कोलेट्रल की बात की थी, हमने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि आपका कोलेट्रल ये होता है कि आप जब भी बोरोवर और लेंडर कोई ट्रांजेक्शन करना चाहेंगे तो वो कोई ना कोई प्रॉपर्टी अपनी प्लेज करेंगे. देन लेटर ऑन हमने डिस्कस किया डाउन पेमेंट का कंसेप्ट. डाउन पेमेंट क्या होती है, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, कार फाइनेंसिंग या हाउस फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि आप एट द स्टार्ट ऑफ द एनी एग्रीमेंट आप कुछ पेमेंट डाउन पेमेंट कर देते हैं. डाउन पेमेंट इसलिए की जाती है ताकि वो सिक्योर्ड हो. फिर हमने लोन्स मॉर्गेज लोन्स की डिफरेंट टाइप्स को देखा, जिसमें सिक्योर्ड थे, गारंटीड थे. उसमें क्या था कि कुछ लोन्स ऐसे होते हैं जो हाईली सिक्योर्ड होते हैं. हमने डिफरेंट टाइप्स के मॉर्गेज लोन्स देखे. फिर हमने देखा कि मॉर्गेज इंश्योरेंस है, एक ऐसी इंश्योरेंस जो आपको आपके लोन्स को सिक्योर करती है. उसमें इंश्योरेंस कंपनी का क्या रोल होता है, देखें आप मॉर्गेज लोन तो ऑलरेडी सिक्योर्ड लोन होता है, लेकिन इन दैट केस देखें आपने दो सेवर और बोरोवर जो है वो आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और बोरोवर कहता है कि इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट, इन केस आई एम नॉट एबल टू पे दैट, तो तुम मेरी ये वाली प्रॉपर्टी ले लेना. लेकिन अब उसने लोन फॉर एग्जांपल हम ये अज्यूम करते हैं कि उसकी लोन की जो अमाउंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रॉपर्टी प्लेज्ड, ठीक है. या वैसे तो जब आप स्टार्ट में ही लोन देते हैं तो आप ये टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन करते हैं, लेकिन माइट पॉसिबल भी कोई ऐसा इकोनॉमिक रिसेशन आया हो, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर गई हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि जो सेवर है वो अपना एक तो प्रॉपर्टी भी ले लेगा, और जो डिफरेंस अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करेगी. ये एक इंपॉर्टेंट रोल है इसमें कि इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह डेवलप की गई ताकि और ज्यादा इनको सिक्योर किया जाए. फिर हमने कुछ बात की थी
सब प्राइम मॉर्गेजेस की। सब प्राइम मॉर्गेजेस क्या होते हैं कि पुअर पीपल दैट हैव अ पुअर एबिलिटी टू पे बैक, लेकिन जाहिर है उनको भी लोन वगैरह की जरूरत है, तो उसमें सब प्राइम मॉर्गेज की बात की। फिर हमने डिफरेंट पास थ्रूज देखे थे, बैंक्स के हवाले से बने थे, जनरल नेशनल एसोसिएशन वगैरह थी, जनरल नेशनल मॉर्गेज एसोसिएशन वगैरह। अब अगर मॉर्गेज की हम बात करें तो मॉर्गेज लोन जो है वो आपका बेसिकली एक किस्म का सिक्योर्ड लोन ही है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि कौन कौन से जो है बैंक्स मॉर्गेज लोन प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट यूनियंस वगैरह की बात की थी। फिर हमने उसमें एक कंसेप्ट की बात की थी, आपके निंजा लोन्स की, नो डॉक लोन्स की बात की थी, ठीक है। ये तो हमने था हमारा प्रीवियस लेक्चर जो लोन्स के हवाले से था, क्योंकि अब हमने आपको याद हो तो हमने फाइनेंशियल सिस्टम, मार्केट्स वगैरह, इंटरेस्ट रेट, इंस्टीट्यूशंस, फिर मार्केट में हमने मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट में हमने बॉन्ड मार्केट, स्टॉक मार्केट और मॉर्गेज मार्केट देखी। अब टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू पीपल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंडस्ट्री, दैट इज अ पार्ट 6। इसमें जो हम मेन टॉपिक देखेंगे वो बैंकिंग एंड द मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आपको याद होगा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में, जब सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में ये चीज डिफाइन की थी, जहां पे हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कंसेप्ट देखा था। मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, दैट आर गोइंग टू इम्पार्ट द फाइनेंशियल नॉलेज टू द पीपल। तो उसमें जो बैंक्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं। उसके अलावा अगर आप बैंक का कंसेप्ट देखें तो ऑल ऑफ यू आर वेरी मच अवेयर फ्रॉम द वर्ड बैंक। आप सबके अकाउंट्स वगैरह भी होंगे और आपको ये भी पता होगा कि बैंक के प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस क्या हैं। बैंकिंग, अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि आपके जो बैंक्स हैं वो क्या करते हैं कि बैंक्स आर द सोर्स इन विच द फंड्स आर ट्रांसफर्ड। आपके फंड्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम दोज पीपल हु हैव एक्सेस सेविंग्स और हु हैव सेविंग्स टू दोज पीपल हु आर नीड ऑफ दैट अमाउंट, ठीक है। उसके अलावा जब बैंक्स में प्रमोट करेगा आपकी ट्रांसफर ऑफ फंड्स को, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ फंड्स है, तो फिर इसका मतलब है इट ऑल्सो प्रमोट्स इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ठीक है। बैंक्स में डिफरेंट टाइप के लोन्स वगैरह होते हैं। आज हम देखेंगे कि बैंक बेसिकली क्या कैसे अपनी परफॉर्मेंस कर रहा है और मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बैंकिंग में क्या क्या चीजें हैं, बैंक कैसे एक रोल प्ले करता है, बैंक की बेसिक फंक्शंस क्या, उसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज की बात करेंगी, बैंक में मैनेजमेंट किस तरह हो रही है, ये तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी बैंक के बारे में तो पता है। कुछ आपकी मोस्टली चीजें ऐसे आएंगी, टर्म्स वगैरह, जिनसे आप लोग बहुत अच्छी तरह पहले से जानते होंगे। लेट्स मूव टू द चैप्टर। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि बैंक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर आप अमेरिकन बैंक्स की बात करें तो $6 ट्रिलियन जो है एनुअली वो ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन जब आपकी बैंक्स जो है दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द सर्कुलेशन ऑफ मनी, ठीक है, आपको पता है। और सेकेंडली आपको क्या बैंक्स को कुछ लॉकर्स ऑपरेशन भी हैं कि बैंक्स आपको लॉकर्स वगैरह प्रोवाइड करता है। तो बैंक्स का जो है हम कह सकते हैं कि बैंक प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। They provide loans to businesses, finance, college education and allows to purchase home with mortgages। वही बात है कि अगर आपको कार खरीदनी है हो, आजकल तो बैंकिंग सर्विसेज वगैरह बहुत ज़्यादा इनहेंस हो गई हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब फाइनेंशियल इनोवेशन आई, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आई, तो बहुत सारी चीज़ें बैंक ने इनहेंस कर दी। अब तो आप देखें ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करें तो वहाँ पे आपको क्रेडिट का मतलब आप बैठे बैठे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आपने अपनी अमाउंट कहीं ट्रांसफर करनी है तो वो कर सकते हैं। आप ऑनलाइन आप कोई डिमांड डिपॉजिट यानी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इवन अगर आपने बिल्स वगैरह पे करने हैं तो वहां पे वो भी एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप पे कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू गो टू बैंक्स। In this chapter, we examine that how banking is conducted to earn the highest profits possible. Later on, we discuss commercial bank setting. We look at loans, balance sheet management, and income determinants. The main topic which we are going to study is the bank balance sheet, basics of banking, general principles of bank management, off-balance sheet activities, measuring bank performance. सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक बैलेंस शीट की। आप लोगों को पता है हम लोग ऑलरेडी मैं आपके साथ ये डिस्कस कर चुकी हूँ कि बैलेंस शीट किसे कहते हैं। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट ये होती है कि एक ओवरऑल पिक्चर आपको पता चलती है। मैंने आपसे कहा था कि देखिए कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, लाइक बैंक्स की भी एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं। अगर आपने देखना है कि कोई कंपनी की कितनी रिप्यूट है तो वहां पे आपको उन एनुअल रिपोर्ट्स में आपको बैलेंस शीट्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह दिए जाते हैं।
उस बैलेंस शीट से हमें ये पता चलता है कि कंपनी की करंट रेशियो क्या, हम मतलब रेशियोज को मेजर कर सकते हैं। रेशियोज बेसिकली क्या है कि आप किसी भी चीज की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस वगैरह को देख सकते हैं। देखिए आपकी जितना भी रेशियो एनालिसिस वगैरह वो बैंक शीट्स और बैंक की स्टेटमेंट्स वगैरह पे होता है। बैंक बैलेंस शीट बेसिकली क्या है, a statement that depicts the bank's assets and liabilities. All of you are very much aware from the word assets and liabilities. आप लोगों को पता है assets क्या होते हैं, liabilities क्या होते हैं। assets mean कि आपकी asset यानी आपकी कोई चीज जिसकी possession आपके पास है। like मैं आपको शेयर करती हूँ, जैसे मैं आपको कहती हूँ कि मोटर बाइक है आपके पास, तो that is your asset. लैपटॉप है, that is your asset. a piece of property है तो that is your asset. liability हम किसे कहते हैं, liability mean obligation that you have to pay that. देखिए अगर आपने कुछ पैसे जो हैं वो किसी से बोरो किए हैं तो इट मीन दैट इज योर लायबिलिटी। जिससे बोरो किए उसका तो वो एसेट है क्योंकि उसको आप वापस करेंगे, लेकिन आपने क्योंकि देने हैं तो दैट इज योर लायबिलिटी। ठीक है, अब अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें, देखिए बैंक की एक तरफ बैलेंस शीट का आप सबको पता होगा, आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्स में ये चीज देखी होगी कि बैलेंस शीट कैसे बनती है, उसके कंपोनेंट्स वगैरह भी देखे होंगे। लेकिन फिर भी मैं आपकी एक क्लैरिटी के लिए तमाम चीजें बैलेंस शीट्स की बना के भी एग्जांपल्स वगैरह भी डाली हैं। तो टोटल एसेट्स क्या होते हैं, दैट इज लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल से तो आप सबको पता होगा, कैपिटल किसे कहते हैं, शेयर होल्डर्स इक्विटी को, जो आपका कैपिटल है। जैसे आप इकोनॉमिक में बात करते हैं तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्कस करते हैं, कैपिटल इस तरह एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, अब हम देखते हैं बैलेंस शीट में क्या होता है। एक तरफ तो आपके सोर्सेज ऑफ बैंक्स फंड्स होते हैं, दैट इज लायबिलिटीज। ठीक है, एंड एक होता है यूजेज टू विच दे आर पुट, दैट इज एसेट्स। ठीक है, आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताया कि एक तरफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं। अब बैंक क्या करता है कि जो लायबिलिटीज होती है उसकी सोर्स होती है। देखिए सोर्स का मतलब क्या है, देखिए अगर आप बैंक जाते हैं और आप अपने कुछ डिपॉजिट्स वगैरह बैंक को दे देते हैं, ठीक है, तो बैंक की वो लायबिलिटी है क्योंकि बैंक इज ऑब्लिगेटेड टू पे गिव यू बैक व्हेन यू आर इन नीड ऑफ दैट अमाउंट। आपका बैंक के पास एसेट है, लेकिन अगर बैंक पर्सपेक्टिव से देखना तो दैट इज द लायबिलिटी ऑफ द बैंक। ठीक है, वो सोर्स है। यानी अब लायबिलिटी क्या है, आपने अपने पैसे दे दिए तो बैंक के पास वो सोर्सेज आ गए इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, और एसेट्स क्या है कि वो उसको यूज करेगा इन ऑर्डर टू क्रिएट वैल्यू फॉर द कैपिटल प्रोवाइडर्स, कि उसको यूज करेगा या कोई मशीनरी खरीदेगा या कोई ऐसा कैपिटल के अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर सके। ठीक है, आपको समझ आ गई। देखिए हम इधर दो पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अगर आप बैंक जाते हैं और आप अपना कोई डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ मनी, लाइक आप 100,000 बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, तो 100,000 जो आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया है आपका तो वो एसेट है, लेकिन बैंक की वो लायबिलिटी है कि बैंक इज बाउंडेड ऑब्लिगेटेड टू पे यू बैक व्हेन यू आर नीड ऑफ दैट अमाउंट। ठीक है, आप किसी भी टाइम डिपॉजिट करा सकते हैं और बैंक इज बाउंड टू पे यू बैक। बैंक ये नहीं कह सकता कि आई हैव नो मनी एट दैट टाइम, क्योंकि आपका राइट है, आपका वो एसेट है। The next slide shows the aggregate balance sheet for all the commercial banks as of 2010. Each of these items has a percentage of assets. We will then examine each item in detail. अब मैं आपको बैंक की बैलेंस शीट दिखाती हूँ। बैलेंस शीट में देखिए आपको एक तरफ एसेट्स नजर आएंगे और राइट साइड पे आपकी लायबिलिटीज। हम एसेट्स की बात करते हैं, इसमें रिजर्व्स एंड कैश आइटम्स हैं। रिजर्व्स का कॉन्सेप्ट में आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि रिजर्व क्या होता है कि कुछ आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट, आपने देखिए आपकी जो अर्निंग्स हैं, आप अर्निंग्स का कुछ पोर्शन आप अपने रिजर्व में रखते हो। दो तरह के रिजर्व होते हैं, एक एक्सेस रिजर्व और एक एडिशनल रिजर्व। रिक्वायर्ड रिजर्व ये होता है कि जब आपने फेडरल रिजर्व सिस्टम को देखा था, उसके बैंकिंग स्ट्रक्चर को देखा था, तो हमने कहा था कि एवरी बैंक हैव टू मेंटेन सम पार्ट इन द फेडरल रिजर्व एज अ रिजर्व, और फेडरल रिजर्व उस पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता है। ठीक है, देन सिक्योरिटीज की बात की थी, यूएस गवर्नमेंट एंड एजेंसी, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटीज। देन देयर आर लोन्स, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल लोन्स, रियल एस्टेट लोन्स, इंटरबैंक लोन्स, कंज्यूमर एंड अदर लोन्स। देन अदर एसेट्स फॉर एग्जांपल फिजिकल कैपिटल, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट वगैरह। अगर हम लायबिलिटीज की बात करें तो लायबिलिटीज में आपके ट्रैकेबल डिपॉजिट्स हैं, वही हम जिसको हम कह रहे हैं कि आप लोग लेके आते हैं। नॉन ट्रांजैक्शन डिपॉजिट्स हैं, स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ टाइम डिपॉजिट्स एंड सेविंग डिपॉजिट्स हैं। सेविंग डिपॉजिट्स कम होती हैं और टाइम डिपॉजिट्स ज्यादा होते हैं। अदर लायबिलिटीज हैं, बोरिंग्स हैं, बैंक कैपिटल है। और आप देखिए आप टोटल जो अमाउंट है एसेट्स शुड बी इक्वल टू द लायबिलिटीज,
तब आपकी एक बैलेंस शीट होगी, अदरवाइज इसका मतलब है कोई ऐसी एरर है जिसकी वजह से आपकी बैलेंस शीट इक्वेट नहीं कर रही है। अब हम वन बाय वन इनको देखेंगे डिटेल्स में कि ये होते क्या हैं। पहले हम लायबिलिटी साइड को डिस्कस करते हैं। चेकेबल डिपॉजिट्स, चेकेबल डिपॉजिट्स बेसिकली वो तमाम डिपॉजिट्स हैं जिसमें आपके जैसे आप कोई बैंक में जाते हैं और अपना कोई भी अकाउंट वगैरह ओपन कराते हैं, तो इट मींस के आपके पास ये राइट है कि आप कोई भी पेमेंट अगर थर्ड पार्टी को करना चाहे थ्रू चेक तो कर सकते हैं। इनको हम कहते हैं चेकेबल डिपॉजिट्स। इसमें क्या है, इंक्लूड्स ऑल अकाउंट्स दैट अलाउ द ओनर टू राइट चेक्स टू थर्ड पार्टीज। वही बात जो मैंने आपको बताई कि जो ओनर है, जो डिपॉजिटर है, उसके पास तमाम राइट्स हैं कि वो किसी टाइम खुद भी चेक लेके आ सकता है और किसी थर्ड पार्टी को भी दे सकता है। इसमें आपके नॉन इंटरेस्ट अर्निंग चेकिंग अकाउंट्स होते हैं, उनको हम डिमांड डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं, डीडीएस कहते हैं। आपके इंटरेस्ट अर्निंग निगोशिएबल ऑर्डर विथड्रॉल अकाउंट्स कहते हैं और मनी मार्केट डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। जो मनी मार्केट डिपॉजिट अकाउंट्स हैं दैट इज नियर टू द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब कि आपके शॉर्ट टर्म बेसिस पे होते हैं। जो मनी मार्केट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो फीचर्स वगैरह होते हैं ऐसे लिक्विडिटी वगैरह, तो ये हाईली लिक्विड होते हैं। ठीक है, उसके बाद और जो मनी मार्केट डिपॉजिट्स हैं दैट पेज द मोस्ट इंटरेस्ट अमंग चेकेबल डिपॉजिट अकाउंट्स, मतलब इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वगैरह पे किया जाता है। चेकेबल डिपॉजिट्स क्या होता है? चेकेबल डिपॉजिट्स बेसिकली आर बैंक्स लोएस्ट कॉस्ट फंड। ठीक है, बैंक्स की इसमें कॉस्ट वगैरह बहुत कम होती है, क्योंकि देखिए जो भी डिपॉजिट्स आप बैंक जाते हैं और कुछ डिपॉजिट्स वगैरह आप बैंक में लिखवाते हैं सेविंग्स की फॉर्म में, तो बैंक आपको एक नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे करेगा। तो बैंक की क्योंकि वो कॉस्ट है, आपका तो वो प्रॉफिट है, आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, आपकी जो आपने अपनी सेविंग्स रखवाई है उस पर आप अर्न कर रहे हो, लेकिन बैंक हैव टू पे द कॉस्ट। तो चेकेबल डिपॉजिट्स में बेसिकली क्या है कि बैंक को सबसे ज्यादा लोएस्ट कॉस्ट पे करनी पड़ती है, बिकॉज डिपॉजिटर्स वांट सेफ्टी एंड लिक्विडिटी एंड विल एक्सेप्ट अ लेसर इंटरेस्ट रिटर्न। देखिए, एक तो डिपॉजिटर को सेफ्टी चाहिए होती है कि उसके सोर्सेज जो हैं, उसके सेविंग्स वगैरह एक सेफ प्लेस पे हैं, किसी डिफॉल्ट वगैरह का खतरा नहीं है। सेकंड क्या कि लिक्विडिटी का मतलब कैसे है, लिक्विडिटी का कंसेप्ट यहाँ पे कैसे आता है? देखिए, लिक्विडिटी का कंसेप्ट इस तरह आएगा कि आप लिक्विड का मतलब होता है कि यू कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू कैश। अब जो कैश एट बैंक, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बैलेंस शीट अगर देखें तो वहां पे दो चीजें होती है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। कैश एट बैंक को हम हाईली लिक्विड एसेट कहते हैं, क्योंकि आप कभी भी बैंक जाके अपने कैश को विथड्रॉ करा सकते हो विदाउट एनी लॉस, और आपको टाइम भी नहीं लगेगा। ये नहीं कि बैंक कहेगा मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं अभी नहीं दे रहा। बैंक इज बाउंड टू गिव यू द पेमेंट एट द मोमेंट, या आप एटीएम के थ्रू विथड्रॉ करा सकते हो। दैट्स वाई जो इसमें आपकी एक तो सेफ्टी बहुत ज्यादा होती है, कस्टमर को प्रोवाइड होती है, लिक्विडिटी प्रोवाइड होती है, तो दैट्स वाई कस्टमर को इसके ऊपर लोएस्ट इंटरेस्ट पे किया जाता है। ठीक है, अगर हम एक नॉर्मल बैंकिंग की बात करें तो दैट मेक्स द 4% ऑफ द बैंकिंग लायबिलिटीज। अब हम बात करेंगे नॉन ट्रांजैक्शन डिपॉजिट्स की। नॉन ट्रांजैक्शन डिपॉजिट जैसे वर्ड से पता चल रहा है कि इसमें इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं होती, या बिल्कुल नहीं होती, या बहुत कम ट्रांजैक्शंस होती हैं। उसमें क्या है कि आपकी आर द ओवरऑल प्राइमरी सोर्स ऑफ बैंक लायबिलिटीज। ठीक है, एंड अकाउंट्स फ्रॉम विच द डिपॉजिटर कैन नॉट राइट चेक्स, क्योंकि नॉन ट्रांजैक्शन है, जो होल्डर होता है दे हैव नो राइट टू मेक द ट्रांजैक्शन। इसमें आपकी दो तरह की चीजें आती हैं, एक सेविंग अकाउंट्स, एक टाइम डिपॉजिट्स अकाउंट्स, जिनको हम सीडीज या सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स भी कहते हैं। आपको याद होगा हमने सीरीज का कंसेप्ट ऑलरेडी मनी मार्केट में पढ़ा हुआ है, जिसे हम कहते हैं हाईली लिक्विड एसेट, जहां पे हमने निगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, जिसको हम सीडीज कहते हैं। अब देखिए, सेविंग अकाउंट और टाइम अकाउंट जो है, ये दो अकाउंट ऐसे हैं जिनको हम नॉन ट्रांजैक्शन डिपॉजिट्स कहते हैं, क्योंकि इनमें इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि देखिए, सेविंग अकाउंट बेसिकली क्या होता है, आपका सेविंग अकाउंट होता है, आप अपने सेविंग्स रख रहे होते हैं, तो इसलिए आप ज्यादा वहां पे मतलब विड्रॉ वगैरह नहीं कराते हैं। और टाइम डिपॉजिट क्या होता है, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि कुछ टाइम लिमिट्स होती है, कुछ बाउंडेड होता है ये टाइमली, कि इसमें कुछ ऐसी जो आपको यानी इसमें आपके होता है कि आपने 1 ईयर के लिए लिया है, 2 ईयर के लिए लिया है, 5 ईयर्स के लिए है। ठीक है, सेविंग अकाउंट में तो फिर भी आप जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अगर आप विड्रॉ कराना चाहें, लेकिन आपको फिर इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा।
यानी जो आपका प्रॉफिट वगैरह है वो नहीं मिलेगा। इसमें क्या होता है, एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि मंथली कितनी पेमेंट्स आई हैं आपकी द फॉर्म ऑफ सेविंग्स, और आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है और इंटरेस्ट कितना है। टाइम डिपॉजिट बेसिकली क्या होता है, 5 साल के लिए आपने जमा करवा दिया, तो फॉर दैट पीरियड आप 5 ईयर्स कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, और अगर दरमियान में आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो यू हैव टू पे द लायबिलिटी। बैंक विल नॉट गिव यू एनी इंटरेस्ट, क्योंकि आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आप ब्रेक कर रहे हो, तो इसलिए इनको हम नॉन ट्रांजैक्शन डिपॉजिट्स कहते हैं। देन बोरिंग्स, बोरिंग्स बेसिकली क्या होता है, आपको वर्ड से इटसेल्फ जो है डिपेक्ट कर रहा है अपने मीनिंग्स। बोरिंग्स में क्या होता है कि बैंक बोरो करता है, किस तरह, देखिए हमने कहा था कि एक तो फेडरल रिजर्व सिस्टम से बैंक बोरो करता है या अदर बैंक्स और कॉर्पोरेशन से, और अगर हम फेडरल रिजर्व में आपको याद होगा हमने कहा था डिस्काउंट लोन्स दिए जाते हैं, ठीक है। बोरिंग्स वगैरह में क्या होता है कि कुछ रीपर्चेज एग्रीमेंट्स वगैरह, जैसे हमने रेपोस की बात की थी, रिवर्स रेपोस एंड रेपोस की, कमर्शियल पेपर एंड नोट्स वगैरह, ये इन तमाम टर्म से आप लोग ऑलरेडी अवेयर होंगे कि आपकी एक तो रेपोस किस तरह होता है, किस तरह आप परचेजिंग एंड सेल, आप परचेज करते हो सिक्योरिटीज विद एग्रीमेंट टू सेल करते हो सिक्योरिटीज विद एग्रीमेंट टू बाय बैक दी सिक्योरिटीज इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। कमर्शियल पेपर क्या होता है, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी लोन होता है। फिर नोट्स वगैरह आ जाते हैं। तो बैंक जो है वो कभी भी अगर उसको इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड्स दे कैन ऑब्टेन फंड्स बाय बोरोइंग फ्रॉम द फेडरल रिजर्व सिस्टम। ठीक है, आप क्या है कि आपकी कुछ बोरिंग्स जो है वो ज्यादा वोलेटाइल होती हैं एज कंपेयर टू अदर लायबिलिटी डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस। क्योंकि आप देखेंगे मार्केट कंडीशंस क्या है, क्योंकि समटाइम मार्केट कंडीशंस ऐसी होती हैं जो आपके लिए फेवरेबल नहीं होती हैं। दे करंटली मेक अप अबाउट 12% ऑफ बैंक लायबिलिटीज बट हैव बीन हैज हाई 26% 2004 एंड एज लो एज 2% इन रिसेंट हिस्ट्री। ये आपको डिफरेंट स्टडीज में जो रिसर्च डिफरेंट ईयर्स में हुई वो बता रहा है कि जो बोरिंग्स दैट मेक्स 12% ऑफ द बैंक लायबिलिटीज, लेकिन इसकी कुछ ऐसी रेशियो थी जो 2004 में बहुत हाईएस्ट थी जो 26% थी, और लोएस्ट जो है वो रिसेंट हिस्ट्री में 1960 में 2% बोरिंग्स थी। देन बैंक कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या है आपको ऑलरेडी पता है, सोर्स ऑफ फंड सप्लाइड बाय द बैंक ओनर्स either directly through purchase of ownership shares or indirectly through retention of monies। देखिए, एक तो परचेज ऑफ ओनरशिप शेयर्स के आपको ऑलरेडी पता होगा कि स्टॉक का कंसेप्ट माइंड में आता है कि दैट इज अ पार्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स इक्विटी, और एक होता है रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स किसे कहते हैं, रिटेन अर्निंग्स कहते हैं, देखिए आपको पता चलता है कि लेट्स सपोज बैंक की ही हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एनुअली उसका जो प्रॉफिट हुआ है या मंथली बेसिस पे प्रॉफिट हुआ है, लेट्स सपोज दैट 1 मिलियन। अब जो उसकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह है वो 200,000 है। आफ्टर डिडक्टिंग दैट अमाउंट जो उसकी नेट सेविंग्स वगैरह आई वो 800,000 थी। अब देखिए 800,000 जो है आपने इसमें से डिविडेंड वगैरह भी पे करना होता है और रिटेन भी किया जाता है, या इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स या रिटेन्ड अर्निंग्स। आप अपनी अर्निंग्स का कुछ पोर्शन रिटेन कर लेते हो फॉर फ्यूचर यूज। रिटेन का मतलब है रिटेंशन का मतलब है रिटेन कर लेना। रिटेन का मतलब वो होता है कि बीइंग द पोर्शन ऑफ द फंड्स व्हिच आर अर्न्ड एज प्रॉफिट बट नॉट पेड आउट एज ओनरशिप डिविडेंड्स। क्योंकि आप अपनी कंपनी का सारा तो डिविडेंड नहीं पे करते। अगर आप सारा डिविडेंड पे कर दोगे तो इन केस ऑफ एनी इंसॉल्वेंट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, एनी डिफॉल्ट, तो आप अपनी रिटेन अर्निंग से, या आपको लगता है कि कंपनी की रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है, कंपनी किसी लॉस में जा रही है या उसके पास इतने फंड्स नहीं है, तो आप अपनी रिटेन अर्निंग्स यूटिलाइज करते हो। इसलिए एवरी कंपनी इंक्लूडिंग बैंक जो है अपनी अर्निंग का कुछ पोर्शन जो है रिटेन करने के बाद बाकी अर्निंग्स जो है वो शेयर होल्डर्स को पे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। कैपिटल बेसिकली किसे कहते हैं, हमने बात की थी एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब कैपिटल क्या है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। देखिए अगर तो आपके एसेट्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू योर लायबिलिटीज, दैट मींस दैट इज नो नेट वर्थ कैपिटल। और अगर आपकी लायबिलिटीज ज्यादा हैं एज कंपेयर टू योर एसेट्स, तो दैट मींस दैट यू आर बीइंग नेट लॉस। ठीक है, capital is also called the balance sheet stock shock absorber. Thus capital levels are important कि इसको हम shock absorbers भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कैपिटल को डिस्कस किया। अब आपकी देखिए हमने लायबिलिटी साइड में सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, मैंने आपके साथ चेकेबल डिपॉजिट्स की बात की। चेकेबल डिपॉजिट्स आप सबको पता है कि इट मीन्स के ओनर होल्डर हैज अ राइट टू
ये पेमेंट टू थर्ड पार्टी एट एनी टाइम, ठीक है। इसमें हमारे जो चेकेबल डिपॉजिट्स में अगर हम बात करें तो ये हाईली लिक्विड होती है, सेफ्टी होती है, इसलिए बैंक की जो कॉस्ट है कम होती है, क्योंकि बैंक नॉमिनल इंटरेस्ट या मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे करता है। फिर हमने नॉन ट्रांजेक्शन डिपॉजिट की बात की। एज अ नेम इटसेल्फ डिपिक्ट्स दैट कि नॉन ट्रांजेक्शन अकाउंट्स आर द अकाउंट्स इन विच द ट्रांजेक्शन इज नॉट डन ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। इसमें आपके सेविंग अकाउंट्स आते हैं और आपके टाइम डिपॉजिट अकाउंट्स आते हैं, जिनको आप सर्टिफिकेट्स या सीडीज भी कहते हैं। सेविंग अकाउंट्स बेसिकली क्या होते हैं कि आपके सेविंग अकाउंट्स होते हैं, मीन कि आपको हर मंथ कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे किया जाता है। और टाइम डिपॉजिट, क्योंकि टाइम का मतलब ये कि टाइम के साथ फिक्स किए जाते हैं कि ये 3 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए, 7 ईयर्स के लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था बोरोइंग्स, मतलब बैंक बोरो करता है, मतलब फेडरल रिजर्व सिस्टम से, इसमें इंक्लूडिंग डिस्काउंट लोन्स वगैरह आता है, या रेपोज, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स वगैरह या कमर्शियल पेपर्स के थ्रू जाता है। वो तमाम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन हमने कैपिटल की बात की थी। कैपिटल की हमने डिस्कस करते हुए कहा कि एसेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि आप क्या एसेट साइड की तरफ चलते हैं। एसेट साइड में हमने पहला जो कंपोनेंट देखा था वो रिजर्व्स देखा था। आप लोगों को ऑलरेडी पता है जब हमने रिजर्व्स की बात की थी कि एवरी बैंक, फेडरल रिजर्व सिस्टम जब बना था उसकी एक रिक्वायरमेंट थी कि हर बैंक ने अपने डिपॉजिट्स का कुछ पोर्शन इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स रखवाना है, ठीक है। वो उसका मतलब है कि बैंक की रिक्वायर्ड रिजर्व्स की एक रेशियो है, जैसे रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, उसके अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट करते हैं कि कितना डिपॉजिट का कितना पोर्शन आप जो है रिजर्व के साथ रखेंगे। और एक होता है एक्सेस रिजर्व, जो आपके एडिशनल रिक्वायरमेंट से ज्यादा एडिशनल होता है, उसको एक्सेस रिजर्व कहते हैं, ठीक है। तो हर बैंक जो है दैट हैज टू मेंटेन द पोर्शन ऑफ सम अर्निंग्स इन द सम डिपॉजिट्स इन द फेडरल रिजर्व सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको आप वॉलेट कैश एज वेल कह सकते हैं। Then cash item in process of collection, तो इसमें क्या है, चेक डिपॉजिटेड एट अ बैंक बट वेयर द फंड्स हैव नॉट येट बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द अदर बैंक। आपने बैंक में सुना होगा क्लियरिंग के लिए, चेक क्लियरिंग के लिए चला गया। उसमें क्या है कि आपका देखिए, आपको एक ऐसा आपके बैंक में एक ऐसा चेक आ गया है जो किसी दूसरी ब्रांच का है, लेकिन आप उसको क्लियर तो करते हो, लेकिन अभी तक आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुई, तो उस बैंक की तो वो लायबिलिटी है और आपका ये एसेट है, क्योंकि आपने उसको पे कर दिया है। क्लियरिंग में आना था लेकिन अभी तक नहीं आया। जो नॉर्मली आप बैंकिंग की बात करें, अगर आप प्रैक्टिकली वर्ड देखें तो उसे क्लियरिंग में कहते हैं, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड एट अ बैंक बट वेयर द फंड हैव नॉट येट बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द अदर बैंक, किसी और ब्रांच का चेक आपके उसमें हो गया। लेट्स सपोज दैट कि आप एचबीएल में हैं और फर्स्ट वन बैंक का एक चेक आपके पास आ जाता है, ठीक है। वो क्लियरिंग में जाएगा, लेकिन एचबीएल कस्टमर को पे कर देता है, तो देखिए उसने तो पे कर दिया, अब उसको उसका ये एसेट है, जब उसको दूसरा बैंक की तरफ से पेमेंट आएगी। फर्स्ट पॉइंट बैंक की लायबिलिटी है और एचपीएल का जो है ये एसेट है। डिपॉजिट्स एट अदर बैंक्स, यूजुअली डिपॉजिट्स फॉर स्मॉल बैंक्स, इसमें सब टाइम ऐसा होता है जिसे कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग कहते हैं, क्योंकि आपको पता है हर बैंक जो है वो वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं है। ऑल्दो विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारे बैंकिंग इनोवेशन हुई और बैंक्स में बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स भी आई, लेकिन फिर भी हर बैंक में जो है वो नहीं है। तो उस केस में क्या है कि कुछ बैंक्स जो हैं वो अपने लार्जर बैंक्स में कुछ डिपॉजिट्स वगैरह रखवाते हैं, जिसे हम कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग कहते हैं, इन ऑर्डर टू अवेल सम सर्विसेज लाइक द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन या कुछ ऐसी, क्योंकि उनको बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं। दैट्स व्हाई बैंक नॉर्मली मेंटेन्स सम डिपॉजिट्स इन लार्जर बैंक्स। अब देखिए, जो आपके रिजर्व्स हैं या कैश आइटम्स इन प्रोसेस ऑफ कलेक्शन या डिपॉजिट एट अदर बैंक्स हैं, दैट ऑल आर द कैश आइटम्स। इनको कलेक्टिवली हम कैश आइटम्स कह सकते हैं। क्यों हम कैश आइटम्स कह सकते हैं? बिकॉज इन तमाम में आपकी कैश होती है। देखिए, आप रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स आप इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स रखवाते हो, कैश आइटम में आपको कैश मिलेगी, यानी कि आप कह सकते हो कि दीज आर कलेक्टिवली नोन एज कैश आइटम्स एंड दैट अकाउंट्स फॉर द 2% ऑफ द एसेट्स। अब हम बात करेंगे, आपको एसेट्स में याद हो हमने सिक्योरिटीज की बात की थी। सिक्योरिटीज क्या है कि इसमें 3 तरह की सिक्योरिटीज आती हैं, इधर यूएस गवर्नमेंट एजेंसी डेट,
म्यूनिसिपल डेट एंड अदर नॉन इक्विटी सिक्योरिटीज। इसमें क्या है, एक तो आपकी नॉर्मल सिक्योरिटीज, एक यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, एक लोकल एंड द स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। ठीक है, आप इन गवर्नमेंट डेट या म्यूनिसिपल डेट आपको ऑलरेडी ये कंसेप्ट पता होंगे। जब हमने डेट मार्केट में पढ़ा था तो मैंने आपको म्यूनिसिपल डेट का भी बताया था, दैट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड नॉन इक्विटी सिक्योरिटीज दैट मेक्स 17% ऑफ एसेट्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेजरी डेट इज ऑफन रेफर्ड टू सेकेंडरी रिजर्व बिकॉज ऑफ इट्स हाई लिक्विडिटी। अब देखिए शॉर्ट टर्म ट्रेजरी डेट क्या है, दैट इज कंसीडर्ड एज अ हाईली लिक्विड, इसमें इसकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए दैट हैज अ एक्टिव सेकेंडरी मार्केट। आप नोट कर रहे होंगे कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है बैंक्स में, तो तमाम टर्म्स जो है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने रिजर्व्स की बात की, उसके बारे में आपको पता था, आपको एक्सेस रिजर्व के बारे में पता था, एडिशनल रिजर्व के बारे में पता था। देन हमने डिस्कस किया अपना सिक्योरिटीज की बात की, इसमें डेट मार्केट की बात की, हमने मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की बात की। तो तमाम वही चीजें जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन विद द पर्सपेक्टिव ऑफ बैंक अब मैं आपको बता रही हूँ। कोई भी ऐसा कोई कंपोनेंट या कोई ऐसी चीज नहीं जो आप लोगों के लिए नहीं हो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लोन्स। लोन्स का तो आपको ऑलरेडी पता है, लोन्स क्या होता है कि आप बोरो करते हैं, दैट रिप्रेजेंटिंग 74% ऑफ द एसेट्स। उसमें क्या है, समटाइम्स दीज आर इनकम अर्निंग एसेट्स हैं, सच एज बिजनेस लोन्स, ऑटो लोन्स एंड मॉर्गेजेस। आप लोगों को पता होगा नाउ डेज जो ऑटो लोन्स के बारे में या मॉर्गेज, आप देखिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है कार फाइनेंसिंग। एवरी बैंक प्रोवाइड सर्विसेज लाइक कार फाइनेंसिंग। उसमें क्या होता है कि बैंक आपके साथ इस तरह इंस्टॉलमेंट्स पे कुछ डाउन पेमेंट बना के इजी इंस्टॉलमेंट्स पे आपको कार की ओनरशिप प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद लेकिन ये जो लोन्स होते हैं दैट आर नॉट हाईली लिक्विड, दैट्स व्हाई दे डोंट हैव द एक्टिव सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, मोस्ट बैंक्स टेंड टू स्पेशलाइज इन ईदर कंज्यूमर लोन्स और बिजनेस लोन्स। ठीक है, बैंक्स की कुछ बैंक्स जो है उनकी स्पेशलिटी जो है वो कंज्यूमर लोन्स है, बिजनेस लोन्स है, इवन टेक एज फॉर एज लोन्स टू स्पेसिफिक ग्रुप्स सच एज पर्टिकुलर इंटरेस्ट। ठीक है, डिपेंड करता है कि बैंक किस तरह के लोन्स प्रोवाइड करते हैं। नाउअडेज बैंक प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ द लोन्स इंक्लूडिंग होम फाइनेंसिंग, कार फाइनेंसिंग, consumer loans, depending upon the circumstances, depending upon the needs of any person, every person can get the loan from the bank. अदर एसेट्स क्या हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स एंड अदर इक्विपमेंट वगैरह, जो आपकी एक बिल्डिंग वगैरह है वो। देखिए जब हमने बैंक की बात की कि बैंक डिपॉजिट वगैरह प्रोवाइड करता है, तो उसमें देखिए आपके जो चेकेबल डिपॉजिट्स वगैरह है उसमें कुछ कॉस्ट वगैरह भी आती है। वो किस तरह की आती है कि बैंक में देखिए ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स वगैरह बनाए, बैंक मंथली जो है वो आपको स्टेटमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करता है, चेक बुक्स प्रोवाइड करता है, डिपॉजिट स्लिप्स वगैरह प्रोवाइड करता है, तो ये बैंक की कॉस्ट है। बेसिक्स ऑफ बैंकिंग, क्योंकि बेसिक अगर आप कंसेप्ट की बात करें, अगर हम लेमैन की तरह बात करें, तो बैंक का जो बेसिक पर्पस है वो है डिपॉजिटिंग एंड बोरिंग। कि देखिए डिपॉजिट वो लोगों से लेता है इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स, जो है वो लोग उनके पास डिपॉजिट कराते हैं, और बैंक जो है बोरिंग मतलब दूसरे लोगों को वो लैंड करता है। बिफोर वी एक्सप्लोर द मेन रोल ऑफ बैंक्स, दैट इज एसेट ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल है बैंक का, दैट इज एसेट ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि आप इट इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड सम ऑफ base accounting associated with the process of banking, but think beyond the credit debits and try to see that bank engaged in asset transformation. एसेट वही बात है कि आप कुछ ऐसे एसेट्स वगैरह खरीद लेते हो जो आपके लिए इनकम वगैरह, क्योंकि वो सोर्स ऑफ फंड यूज ऑफ फंड होता है, तो जो आपको इनकम वगैरह प्रोवाइड करता है। ठीक है, एसेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, व्हेन अ बैंक टेक्स योर सेविंग डिपॉजिट्स, यानी जो आपने डिपॉजिट्स बैंक में रखवाए हुए हैं, जो आपकी सेविंग्स है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स बैंक के पास है, एंड यूजेस द फंड्स टू मेक से और वो फंड्स फिर बैंक यूटिलाइज करता है एक मॉर्गेज लोन बनाने में, या शॉर्ट टर्म एंड लैंड लॉन्ग, तो इन टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी। बोरो शॉर्ट एंड लैंड लॉन्ग, कि शॉर्ट टर्म के लिए देता है और लोगों से सेविंग्स वगैरह लॉन्ग टर्म के लिए लेता है, तो दैट कंसेप्ट इज नोन एज एसेट ट्रांसफॉर्मेशन। एसेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि बैंक जो है वो आपकी सेविंग्स वगैरह को यूटिलाइज करता है और यूज करता है इन ऑर्डर टू मेक द मॉर्गेज लोन, यानी जो आपकी सेविंग्स है उनको ट्रांसफॉर्म करता है इन एनी पर्टिकुलर एसेट। अब देखिए टी अकाउंट एनालिसिस, डिपॉजिट ऑफ $100 कैश टू फर्स्ट नेशनल बैंक। देखिए आपने क्या किया कि आपने डिपॉजिट किया 100 रुपीज, ठीक है, आपके पास जो बैंक के पास लायबिलिटी आ गई। क्यों बैंक के पास लायबिलिटी? इसलिए कि बैंक जो है वो लायबल है, उसको पे करेगा, और वॉलेट कैश में 100 रुपीज आ गया। अब देखिए आप आपकी डिपॉजिट ऑफ $100 चेक किस तरह हुआ कि एक तो आपका कैश आइटम है, एसेट में चला गया, कैश आइटम इन प्रोसेस ऑफ कलेक्शन। दूसरी तरफ चेकेबल डिपॉजिट है, आप किसी टाइम विदड्रॉ कर सकते हैं।
ठीक है। और आप देखें अब दो हमने बनाई, एक फर्स्ट नेशनल बैंक की बनाई और एक सेकंड नेशनल बैंक की बनाई। एक बैंक को के पास बैंक ने रखवाई सेविंग्स, उसके पास +100 लायबिलिटी साइड में आ गया और रिजर्व से भी +100, दूसरी तरफ से आपने निकलवाया तो वहां -100 में चला गया। व्हेन बैंक रिसीव डिपॉजिट्स तो रिजर्व इंक्रीज कर जाएगा बाय इक्वल अमाउंट। देखिए जब बैंक ने कोई भी डिपॉजिट रिसीव तो उसका क्योंकि रिजर्व्स भी इंक्रीज करेंगे, और जब बैंक के अपना डिपॉजिट विथड्रॉ करा लिए जाएंगे तो उसके रिजर्व्स भी डिक्रीज कर जाएंगे। इसमें क्या है कि सिंपल एनालिसिस को अगर हम देखें कि आपने 100 रुपीज जो है वो डिपॉजिट कराए हैं, रिकॉल दैट बैंक मस्ट मेंटेन रिजर्व, क्योंकि बैंक ने कोई रिजर्व वगैरह मेंटेन करने थे, दैट इज नोन एज वॉलेट कैश एंड दिस चेंजेस हाउ द $100 डिपॉजिट इज रिकॉर्डेड। अब देखें आप क्या करते हैं कि 100 रुपीज आपने चेकेबल डिपॉजिट में रखे और 90 रुपीज आपके जो है वो एक्सेस रिजर्व्स में और 10 रुपीज रिक्वायर्ड रिजर्व्स में, क्योंकि हर बैंक को कुछ ना कुछ रेशियो मेंटेन करनी पड़ती है जिसको हम रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो के अकॉर्डिंगली बैंक ये देखता है कि मुझे कितने पैसे रिजर्व्स के तौर पे रखने हैं। ये नहीं कोई आपने जितने मर्जी उठा के रखते हैं। रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियोज जो है वो आपको बताती है कि हाउ मच मनी यू हैव टू कीप इन द रिजर्व्स। देखिए इस केस में क्या है, आपको ये पता चला कि $10 जो है वो डिपॉजिट करना है बैंक के साथ टू मीट द फेडरल रेगुलेशंस। नाउ द बैंक इज फ्री टू वर्क विद $19 एसिड। अब बैंक ने 10 रुपीज निकाल के जो 90 रुपीज है उनको एसिड ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करेगा। ठीक है, अगर उसने कोई लोन वगैरह कस्टमर्स को देना तो वो $90 का देगा, $100 का नहीं देगा, क्योंकि $100 उसकी एक्चुअल अमाउंट थी जिसमें से $10 उसने रिजर्व रखती है। जो $90 है दैट कैन बी यूज्ड फॉर द एसेट ट्रांसफॉर्मेशन और दैट कैन बी गिवन अ लोन टू द कस्टमर्स। कि आपने वो देखिए चेकेबल डिपॉजिट में रिक्वायर्ड रिजर्व्स कितने और लोन आपने दे दिया $9। लोन आपका एसेट क्यों है? देखिए जिसने लिया उसकी लायबिलिटी है। अगर मैं लोन लेती हूँ, लेट्स सपोज मैं अज्यूम करती हूँ कि $90 का लोन मैं लेती हूँ, तो मेरी लायबिलिटी है आई एम ऑब्लिगेटेड, आई एम लायबल टू पे दैट अमाउंट ऑन ए सर्टेन मैच्योरिटी पीरियड। लेकिन बैंक का वो एसेट है क्योंकि एट सर्टेन स्पेसिफाइड डेट जब वो लोन मैच्योर होगा तो बैंक को अमाउंट मिलेगी, इसलिए बैंक उसे अपने लोन के कॉलम में रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, आपको समझ आ गई कि हमने किस तरह। देखिए मैंने आपको दो कंसेप्ट बताए शुरू जब लेक्चर किया कि देखिए दो पर्सपेक्टिव से देखिए। आपका पर्सपेक्टिव होगा बैंक की वो ऑपोजिट साइड में जाएगा। अगर आप ये अज्यूम करते हैं कि मेरे 100 रुपीज जो हैं बैंक में डिपॉजिट कराएं तो आपका तो एसेट है लेकिन बैंक की लायबिलिटी है, बैंक इज लायबल टू पे दैट। और अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो इन दैट केस बैंक का एसेट है और आपकी लायबिलिटी है। ठीक है, जनरल देखिए बैंकिंग मैनेजमेंट आपको पता है हर चीज को मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। इसी तरह सेम इन द केस बैंकिंग मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए मैनेजमेंट जो है वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप पॉलिसीज बनाते हैं, आप रेगुलेशंस बनाते हैं, आप ये डिसाइड करते हैं कि किसने क्या करना है। क्योंकि जब तक आपकी पॉलिसीज नहीं होंगी, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होगा, रेगुलेशंस नहीं होगी, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क एफिशिएंटली। सेम इन द केस ऑफ बैंक, सर्टेन principles of the banking management are very much important. The bank has 4 primary concerns. Liquidity management, all of you are very much aware कि liquidity किसे कहते हैं. Asset management, that includes the managing credit risk and managing interest rate risk. Liability management and managing capital adequacy. ठीक है, these are the 4 main functions that banks has to manage. देखिए आपको आप लोगों को ऑलरेडी क्रेडिट रिस्क या इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में पता होगा। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट जो है वो रिस्क होता है क्रेडिट रिस्क। जैसे आपने कहा कि बोरोअर और सेवर के दरमियान ट्रांजैक्शन होती है 100,000 की। अगर बोरोअर जो है वो पैसे नहीं लेता इन केस ऑफ एनी फ्रॉड, तो जो सेवर है उसको क्रेडिट रिस्क होगा। इन दैट केस क्रेडिट रिस्क, कंसेप्ट ऑफ द क्रेडिट रिस्क अरोजेस। और अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो देखिए अगर आपने कोई घर वगैरह बनाने के लिए हाउस फाइनेंसिंग करनी है और आपको पता चलता है कि पहले इंटरेस्ट रेट 2% था, अब वो 5% हो गया है, तो आप दैट केस आपको लगेगा कि अभी ये भी है न्यूज के, हो सकता है इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आए। दैट केस इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो मैटर करता है। इन दोनों कंसेप्ट्स को हम डिटेल में जाके अपने नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, जहां पे हम क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क के चैप्टर में डिस्कस करेंगे।
नाउ मूविंग बैक टू द अवर बेसिक कंसेप्ट दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट में लिक्विडिटी मैनेजमेंट। लिक्विडिटी किसे कहते हैं? लिक्विडिटी का मतलब ये होता है एसेट्स दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट एनी लॉस और विद इजीली यू कैन ट्रांसफर, क्योंकि आपको पता है हर एसेट को कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता और नॉर्मली दैट इन्वॉल्व्स द करंट एसेट्स। लिक्विडिटी क्या है? देखिए आप आपने वही $100 की जो मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी उसको देख लेते हैं कि वो आपका डिपॉजिट सा आपकी लायबिलिटी साइड में आ गया, क्योंकि बैंक के हम देख रहे हैं तो बैंक की लायबिलिटी है, उसने वापस करने हैं, ठीक है। जिसमें से उसने कहा कि अब बैंक का कैपिटल भी $10 मिलियन है, ठीक है। बैंक का कैपिटल भी मैंने साइड लायबिलिटी साइड पे शो कर दिया। रिजर्व्स जो उस केस में थे वो $20 मिलियन थे, लोन्स $80 मिलियन है और सिक्योरिटीज जो है वो $10 मिलियन है। अब देखिए रिजर्व रिक्वायरमेंट कितनी है? 10%, ठीक है। और एक्सेस रिजर्व्स कितने हैं? $10 बिलियन के, जो आपकी सिक्योरिटीज वगैरह हैं। अब हम देखेंगे डिपॉजिट आउटफ्लो ऑफ द $10 मिलियन किस तरह वो आउटफ्लो होता है। देखिए आपके डिपॉजिट से $90 मिलियन, पहले वो $100 मिलियन थे, लेकिन आपकी रिजर्व रिक्वायरमेंट थी 10%, तो इसलिए वो $90 मिलियन और बैंक कैपिटल $10 मिलियन। रिजर्व्स अगेन आपके $10 मिलियन है, लोन 80 मिलियन है और सिक्योरिटीज 10 मिलियन है। विद 10% रिजर्व रिक्वायरमेंट बैंक स्टिल हैज एक्सेस रिजर्व्स $1 मिलियन, कि बैंक के पास अभी भी $1 मिलियन जो है वो एक्सेस रिजर्व्स में। नो चेंजेस नीडेड इन द बैलेंस शीट, और कोई भी चेंज बैलेंस शीट में नहीं होगी। अब हम देखेंगे नो एक्सेस रिजर्व्स। उस केस में क्या है? डिपॉजिट्स जो है वो $90 मिलियन है, बैंक कैपिटल $10 मिलियन है, रिजर्व 0 है, लोन्स $90 मिलियन है और सिक्योरिटीज $10 मिलियन है। डिपॉजिट आउटफ्लो ऑफ 10 मिलियन, ठीक है। अब डिपॉजिट्स 100 मिलियन है, बैंक कैपिटल 10 मिलियन है, रिजर्व्स भी 10 मिलियन है, लोन 90 मिलियन है, सिक्योरिटीज 10 मिलियन है, ठीक है। जब 10% रिजर्व रिक्वायरमेंट है तो बैंक के पास जो रिमेनिंग है वो 9 मिलियन रिजर्व्स जो है उनका शॉर्टफॉल है। कंसेप्ट आपको ऑलरेडी समझ आ गया होगा ये सारा। अब इसमें क्या करते हैं कि इधर यू कैन बोरो फ्रॉम द अदर बैंक्स और कॉर्पोरेशंस और यू कैन सेल सिक्योरिटीज। हम दो कंसेप्ट देखेंगे, दो बैलेंस शीट्स को देखेंगे किस तरह के इन केस ऑफ बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक और कॉर्पोरेशन क्या होगा। डिपॉजिट्स 90 मिलियन है, बोरिंग फ्रॉम द अदर बैंक्स और कॉर्पोरेशन $9 मिलियन, क्योंकि 9 मिलियन आपकी शॉर्टेज ऑफ फंड्स थी। बैंक कैपिटल $10 मिलियन, रिजर्व्स 9 मिलियन है, लोन्स 90 मिलियन है और सिक्योरिटीज 10 मिलियन है। अगर आप सिक्योरिटीज सेल करते हो डिपॉजिट साइड तो वही रहेगी 90 मिलियन और 10 मिलियन, लेकिन आपकी सिक्योरिटीज $1 मिलियन, क्योंकि आपने 10 मिलियन सिक्योरिटीज में तो 9 मिलियन शॉर्टफॉल था, आपने अपनी सिक्योरिटीज को सेल आउट कर दिया, तो रिमेनिंग जो सिक्योरिटीज है वो $1 मिलियन की बचेंगी। अगर आप फेडरल रिजर्व सिस्टम से लेते हो तो उन दैट केस देखें डिपॉजिट्स आपकी $90 मिलियन है, बोरिंग फ्रॉम द फेडरल सिस्टम $9 मिलियन, बैंक कैपिटल $10 मिलियन, रिजर्व्स $9 मिलियन, लोन $90 मिलियन एंड सिक्योरिटीज $10। कॉल इन और सेल ऑफ लोन्स, अगर आप लोन्स को सेल आउट कर देते हो तो आपका 9 मिलियन का शॉर्टेज यहाँ पे। एक्सेस रिजर्व्स आर इंश्योरेंस अगेंस्ट अबव 4 कॉस्ट फ्रॉम द डिपॉजिट आउटफ्लोस। तो इन दैट केस क्या होगा, आपके लोन जो है वो 81 मिलियन है, क्योंकि आपने लोन वगैरह प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। आपने लोन लिया तो आपका लोन की अमाउंट यहाँ पे एक्सीड, जो आपकी पहले 90 मिलियन थी वो यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी। एसेट मैनेजमेंट क्या है? दैट अटेम्प्ट टू अर्न द हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न ऑन एसेट्स बाय मिनिमाइजिंग द रिस्क। देखिए आप जब रिस्क की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि रिस्क कम हो और रिटर्न ज्यादा हो। ऑल्दो अगर हम फाइनेंशियल रूल की बात करें तो ऐसा नहीं, रिस्क एंड रिटर्न बोथ मूव इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। आपका रिस्क ज्यादा होगा तो आपका रिटर्न भी ज्यादा होगा, लेकिन आपकी क्या कोशिश होती है, हर बंदे की कोशिश ये होती है, अगर हम साइकोलॉजिकल बिहेवियर की बात करें, बिहेवियरल फाइनेंस की, जिसमें हम कॉग्निटिव बाइसेस के ऊपर तो उसमें क्या होता है, मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स विद मिनिमाइजिंग द रिस्क, ठीक है। इसमें क्या है, गेट बोरोवर्स विद लो डिफॉल्ट रिस्क पेइंग हाई इंटरेस्ट रेट्स, कि बोरोवर्स को आप बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे करते हैं इसलिए उनका डिफॉल्ट रिस्क कम हो जाएगा। बाय सिक्योरिटीज विद हाई रिटर्न लो रिस्क, आप ऐसी सिक्योरिटीज परचेज करें जिसके ऊपर रिटर्न तो ज्यादा है लेकिन वो रिस्की नहीं है। डाइवर्सिफाई, आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर दें, वही पोर्टफोलियो बना दें। आपको पता है जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो ओवरऑल जो अगर आपने रिस्की एसेट्स में खरीदें तो ओवरऑल रिस्क जो है वो रिड्यूस कर जाता है। और मैनेज लिक्विडिटी, दैट आर द 4 मेन थिंग्स दैट कवर्स अंडर द एसेट मैनेजमेंट। एक तो आप अपने बोरोवर्स को बहुत द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट करो, डाइवर्सिफाई कर दो, मैनेज लिक्विडिटी एंड बाय सिक्योरिटीज विद हाई रिटर्न एंड लो रिस्क।
Liquidity management, managing the source of funds from deposits to CDs to other debt. That is the most concept is most important since 1960s. No longer primarily depend on deposits. When see loans opportunities, borrow or issue CDs to acquire funds. आपको लगे कि कोई ऐसी लोन अपॉर्चुनिटीज वगैरह हैं तो देन यू हैव टू बोरो और इशू करंट डिपॉजिट्स, जिसे हम निगोशिएबल सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स कहते हैं, टू एक्वायर फंड्स. आपने अभी जो पिछली एग्जांपल देखी वहां पे आपने नोट किया होगा कि इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट बैंक्स नाउ मैनेज बोथ साइड्स ऑफ बैलेंस शीट. बैंक हैज टू मैनेज बोथ एसेट एंड द लायबिलिटी साइड, जिसको हम कहते हैं एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी. पहले क्या होता था कि बैंक सिर्फ अपनी एसेट को सेपरेट और लायबिलिटी को सेपरेट, लेकिन अब जो है बैंक्स कैन मैनेज बोथ साइड्स इक्वली वाया द एसेट मैनेजमेंट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी. This explains the increased use of CDs and loans of a checkable deposit in recent decades. जिसकी वजह से checkable deposits वगैरह पे आपके बहुत ज़्यादा loans वगैरह. checkable deposits क्या होते हैं? आपने अपने savings को बैंक में रखवा तो बैंक उन deposits को आगे loans वगैरह की शक्ल में provide करता है. कैपिटल एडिक्वेसी मैनेजमेंट, देखिए आपको पता है कि कैपिटल एडिक्वेसी मैनेजमेंट हम किससे कहते हैं कि आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है उसको मेंटेन रखा जाए, क्योंकि अगर आपका कैपिटल नहीं है तो दैट मींस बैंक इज नॉट परफॉर्मिंग द गुड परफॉर्मेंस. इसमें क्या है कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है दैट प्रिवेंट्स बैंक फेलियर. अगर आपका कैपिटल ना हो तो दैट लीड्स टू द बैंकिंग क्राइसिस और बैंकिंग पैनिक्स. ठीक है, आप दीज टू बैंक्स का हम देखते हैं, हाई कैपिटल बैंक और लो कैपिटल बैंक. दो डिफरेंट बैलेंस शीट्स आपको नजर आ रही होंगी. हाई कैपिटल बैंक में अगर लायबिलिटी को देखें तो आपके डिपॉजिट्स $90 मिलियन है और बैंक कैपिटल $10 मिलियन है, रिजर्व्स $10 मिलियन है और लोन्स $90 मिलियन है. लो कैपिटल बैंक में देखें कि आपका बैंक कैपिटल सिर्फ $4 मिलियन है और डिपॉजिट्स 96 मिलियन है. ठीक है, तो आप देखिए आपका कैपिटल आपने जरूर, क्योंकि कैपिटल नहीं है तो यू आर नॉट इन द पोजीशन टू डाइवर्सिफाई और टू एक्सपैंड योर बिजनेस बैंकिंग सर्विसेज. देखिए अगर आपका कैपिटल नहीं है, कोई ऐसा आपने देखा हो कोई ऐसी नई चीज आई हो, बैंकिंग इनोवेशन आई हो, तो यू आर अनएबल टू परफॉर्म दिस. ठीक है, आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिन्होंने मर्जर्स किया या एक्विजिशन किया. उनकी जो मेन रीजन थी बैंक मर्जर्स की और एक्विजिशन की वो यही कैपिटल एडिक्वेसी मैनेजमेंट थी. उनका कैपिटल कम था, दैट लीड्स टू द मर्जर्स एंड एक्विजिशंस. तो तब वो अपनी बैंकिंग रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, तब दो बैंक्स वगैरह मर्ज हुए ताकि वो दोनों मिलकर अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट को इनहेंस कर सकें. अब देखिए अब क्या होगा कि हमें आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करती हूँ. कल आपके साथ मैं ऑलरेडी सब प्राइम मॉर्गेज का कंसेप्ट डिस्कस कर चुकी हूँ. अगर ये दोनों बैंक्स जो हैं कि लोन्स प्रोवाइड करें या इन्वेस्ट करें सिक्योरिटीज में और इन दोनों को बैड डेट्स मतलब आपके जो लोन्स हैं वो वापस नहीं मिले $5 में, तब क्या होगा? तब देखें तब आपकी बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. इस इम्पैक्ट ऑफ $5 मिलियन लोन लॉस कि आपको जो 5 मिलियन लोन था वो डिफॉल्ट हो गया, आपको बोरोवर ने वापस नहीं किया. तो हाई कैपिटल बैंक में डिपॉजिट्स आपके $90 मिलियन थे और बैंक कैपिटल क्योंकि आपके पास $10 था, 5 मिलियन आपने लूज कर दिया, आपका कैपिटल $5 मिलियन रह गया. लेकिन अगर आप लो कैपिटल में देखें तो उसका मतलब है वो लॉसेज में चले गए, उसकी नेटवर्थ क्या होगी -1 मिलियन. क्या हुआ? बैंक इंसॉल्वेंट हो गया, लिक्विडेशन ऑफ बैंक टुक प्लेस. ठीक है, इसलिए बैंक्स को हमेशा अपने रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं कि हम रिजर्व्स में से कर लें या अपने कैपिटल का इतना होना चाहिए. इसलिए बैंक जो है वो दैट आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द कैपिटल एडिक्वेसी मैनेजमेंट. ऑल्दो वो अपनी एसेट मैनेजमेंट और लायबिलिटी लिक्विडिटी मैनेजमेंट भी उसी तरह प्ले करते हैं, लेकिन इसलिए हम कहते हैं कि कैपिटल एडिक्वेसी मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाइल टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट बैंकिंग मैनेजमेंट. क्योंकि इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट आप फौरन से इंसॉल्वेंट हो जाएंगे. Why down banks want to hold a lot of capital? Why down banks want to hold a lot of capital? क्यों higher in bank capital lower is return on equity? अगर आपका बैंकिंग कैपिटल ज्यादा हो जाएगा तो that leads to lower return on equity. क्योंकि आप देखिए रिटर्न ऑन एसेट, आपको अगर रेशियो एनालिसिस का कंसेप्ट याद हो वहीं पे हम थोड़ी सी रेशियोज डिपिक्ट कर रही हैं. रिटर्न ऑन एसेट क्या होता है? नेट प्रॉफिट ओवर एसेट्स. रिटर्न ऑन एसेट्स क्या है? नेट प्रॉफिट ओवर एसेट्स. ठीक है, अगर आपका कैपिटल ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी कम है.
नेट प्रॉफिट ओवर इक्विटी कैपिटल, फिर एक और अर्निंग रेशियो है एसेट्स ओवर इक्विटी कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू रिटर्न ऑन एसेट इनटू ईएम। जब कैपिटल ज्यादा होगा तो आपकी अर्निंग रेशियो कम होगी और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम होगी, क्योंकि देखिए आपकी तीनों रेशियोज में कैपिटल डिनोमिनेटर साइड पे है, कैपिटल ज्यादा होगा तो दैट लीड्स टू इंक्रीज ऑन द रिटर्न ऑन इक्विटी। बैंक जो है इसलिए भी कैपिटल होल्ड करते हैं टू मीट द कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे किस तरह की कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है बैंक की। प्रैक्टिसिंग मैनेजर स्ट्रेटजीज फॉर मैनेजिंग कैपिटल, कि एज ए मैनेजर को क्या रोल प्ले करना चाहिए व्हाइल मैनेजिंग द कैपिटल। एक तो वो किस तरह अपना कैपिटल जो है ज्यादा कर सकते, सेल और रिटायर स्टॉक, कि सेलिंग स्टॉक वगैरह, वो ज़ाहिर लोग स्टॉक वगैरह सेल करेंगे तो उस केस में आपको कैपिटल मिलेगा, क्योंकि जैसे आईपीओज वगैरह में जाते हैं तो कैपिटल आपको मिल जाता है। इंक्रीज डिविडेंड्स टू रिड्यूस रिटेन अर्निंग्स, कि अपनी डिविडेंड्स को इंक्रीज करें इन ऑर्डर टू रिड्यूस योर रिटेन्ड अर्निंग्स। इंक्रीज एसेट ग्रोथ वाया डेट, आप अपनी एसेट ग्रोथ ज्यादा करें जिसमें आपके निगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आ जाते हैं। और अगर बैंक कहता है कि मैं कैपिटल कम करना चाहता हूं तो रिवर्स सिचुएशन विल हैपन, कि पहले वो स्टॉक को सेल आउट करता, अब इश्यू कर रहा है स्टॉक को। पहले हम डिविडेंड इंक्रीज कर रहे थे, हम डिविडेंड डिक्रीज करेंगे और रिटेन अर्निंग्स को इंक्रीज करेंगे और ग्रोथ एसेट हम अपनी कम करेंगे। अब देखते हैं कि हाउ अ कैपिटल क्रंच कॉस्ट अ क्रेडिट क्रंच इन 2008, कि जब कैपिटल क्रंच हुआ था तो कैसे दैट लीड्स द क्रेडिट क्रंच इन 2008। ठीक है, इसमें क्या था कि जब आपकी ग्रोथ थी 2007 में, इसमें क्या था, एक तो हाउसिंग बूम एंड बस्ट लीड टू लार्ज बैंक लूजेस। वही हम अमेरिकन केस की बात करें तो कि लोगों को बहुत ज्यादा घर का जो है प्राइसेस वगैरह, रियल एस्टेट प्राइसेस इंक्रीज हो गई थी, जिसकी वजह से जो बैंक्स वगैरह उन्होंने बहुत ज्यादा लूज किया था, जिसकी वजह से उनका बैंक का बैंकिंग कैपिटल था वो रिड्यूस हो गया था। जब कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा तो आपको ऑलरेडी बताया कि बैंक इंसॉल्वेंट हो सकता है। बैंक वॉज फोर्स टू इधर रेज न्यू कैपिटल और रिड्यूस लैंडिंग। बैंक को ये कहा 2008 में क्या हुआ कि या तो वो अपना कैपिटल इंक्रीज करे या अपनी लैंडिंग कम करे, तो उन्होंने क्या चूज किया, व्हाई वुड बैंक बी हेजिटेंट टू रेज न्यू कैपिटल ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक डाउनटर्न। अब देखिए इकोनॉमिक रिसेशन में जो नॉर्मली है बैंक न्यू कैपिटल नहीं रेज करता। अब क्वेश्चन ये कि व्हाई द बैंक वुड बैंक्स बी हेजिटेंट टू रेज न्यू कैपिटल इक्विटी ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक डाउनटर्न। क्यों बैंक क्यों उसमें था, इसलिए कि वो इन द इकोनॉमिक रिसेशन जो है अगर बैंक कोई इक्विटीज वगैरह करता भी है, लोगों में अनसर्टेनिटी होती है। इकोनॉमिक रिसेशन किसे कहते हैं, जब अनसर्टेनिटी ज्यादा हो, प्राइसेस इनस्टेबिलिटी हो, तो तब नॉर्मली लोग जो है वो इन चीजों में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई बैंक इज हेजिटेंट टू रेज न्यू कैपिटल ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक डाउनटर्न। न्यू कैपिटल कैसे आएगा, या तो वो आईपीओ में चला जाए, जब आपको पता है अनसर्टेनिटी है तो लोग वैसे ही इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अभी तक तो हमने बैलेंस शीट एक्टिविटीज डिस्कस की थी मैंने आपके साथ, कि बैलेंस शीट में हमने देखा था कि रिजर्व्स, हमने अपनी लायबिलिटीज को डिस्कस किया, चेकेबल डिपॉजिट्स को देखा, नॉन ट्रांजैक्शन डिपॉजिट्स को देखा, हमने अपनी वो देखी जो आपकी बैलेंस शीट पे शो होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको हम ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज कहते हैं। उसमें कौन से, लोन सेल्स, कि आपके सेकेंडरी लोन पार्टिसिपेशन वगैरह, कुछ ऐसे लोन्स वगैरह होते हैं जो आपने सेल आउट किए होते हैं लेकिन आप उनकी जो ट्रीटमेंट है उसको अपनी बैलेंस शीट पे शो नहीं करते। फ्री इनकम फ्रॉम लाइक फॉरेन एक्सचेंज पेड फॉर कस्टमर्स, सर्विसिंग मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, गारंटीज ऑफ डेट, बैक लाइन्स ऑफ क्रेडिट, ये तमाम चीजें आप शो नहीं करते। ट्रेडिंग एक्टिविटीज एंड रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स, फाइनेंशियल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, ये जो तमाम एक्टिविटीज होती हैं बहुत ज्यादा रिस्की होती हैं, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, इसलिए इनको नॉर्मली बैंक्स जो है इसको हम ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज कहते हैं, इनको बैंक में शो नहीं करते हैं। हम देखेंगे कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जिन जो ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज की वजह से होते हैं, तो वी विल ब्रीफली लुक एट 2 इंसिडेंसेस विद डिवास्टेटिंग रिजल्ट्स। Barings, Nike lesson engaged in speculative trades on the Nikea and personally generated $1.3 billion in losses over a 3 years period। कि उसने क्या किया कि उसको कोई लॉस वगैरह हो जिसकी अमाउंट थी $1.3 बिलियन। बेरिंग हैड टू क्लोज, ठीक है, कि उसको क्लोज करना पड़ा, उसका इतना ज्यादा लॉस था कि उसको क्लोज करना। दूसरी एग्जांपल है डाइवा बैंक की, उसमें क्या था कि आपका जो बैंक था उसको $340 मिलियन जो है उसको फाइन, उसके ऊपर पेनाल्टी चार्ज की गई और जिसकी वजह से उस जो है वो दैट वाज बेयर्ड फ्रॉम द यूएस डिपॉजिटर्स।
कि जो तमाम रफ ट्रेडिंग ट्रेडर्स हुए हैं कि ऑफ बैलेंस शीट एक्टिविटीज की वजह, देखिए आपको पता ही नहीं है, बैलेंस शीट पे नहीं शो हो रहा, आप कहते हो कि बैंक की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसने बैंक में रिस्क कितना ज्यादा है, उसने कितनी ज्यादा ऑफ बैलेंस में लोन्स वगैरह दिए हुए हैं, तो दैट लीड्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ इंसॉल्वेंसी। मेजरिंग बैंक परफॉर्मेंस, आप बैंक की परफॉर्मेंस को कैसे मेजर कर सकती हो कि बैंक कितना अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, तीन चीजें, ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नेट ऑपरेटिंग इनकम। कि आप देखोगे कि आपकी इनकम कितनी है, आप इनकम कितनी जनरेट कर रहे हो, आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं और आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी है। ठीक है, आप ये देखिए, एक मैं आपको इनकम स्टेटमेंट दिखाती हूँ, ये भी आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये कंसेप्ट पता होगा, बैंक्स इनकम स्टेटमेंट का। ठीक है, आपके सामने एक इनकम स्टेटमेंट दिखा रही हूँ, ऑपरेटिंग इनकम उसमें शो हो रही है, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अदर इंटरेस्ट, नॉन इंटरेस्ट इनकम, सर्विस चार्जेस, अदर नॉन इंटरेस्ट इनकम, टोटल ऑपरेटिंग, ये आपकी ऑपरेटिंग इनकम होगी। एक्सपेंसेस क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स वगैरह, इंटरेस्ट ऑन फेडरल फंड्स एंड रेपोज एंड अदर्स। नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस क्या है, जिसमें आपकी सैलरीज वगैरह हैं, आपके प्रीमिसेस एंड इक्विपमेंट्स हैं, वेजेस वगैरह हैं, प्रोविजन फॉर लोन लॉसेस हैं। ठीक है, और नेट ऑपरेटिंग इनकम है, गेन लॉस इन सिक्योरिटीज है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, नेट इनकम टैक्सेस। देखिए, आप इसमें क्या है कि आप किसी भी बैंक की परफॉर्मेंस को इस तरह चेक कर सकते हो कि उसकी ऑपरेटिंग इनकम क्या है। अगर तो उसकी ऑपरेटिंग इनकम ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दैट मीन कि वो नेट इनकम जनरेट कर रहा है। लेकिन जब आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे एज कम्पेयर टू ऑपरेटिंग इनकम, तो आप नेट इनकम के बजाय नेट लॉसेस में चले जाएंगे। ठीक है, और बैंक की देखिए, आप ये आप बैलेंस शीट में आप उठा लें, ये तो नहीं हो सकता, तो जो इसका इंडिकेटर है वो बेसिकली रेशियो एनालिसिस है। रेशियो एनालिसिस क्या है, रेशियो एनालिसिस इज यूजफुल इंडिकेटर फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड कंपेयर परफॉर्मेंस अमंग बैंक्स। इसमें आपकी बहुत सारी रेशियोज आ जाती हैं, जैसे करंट रेशियो है, आपकी करंट रेशियो क्या होती है कि करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, इसी तरह हम लिक्विड रेशियोज की बात करेंगे, फिर आपके कुछ रिटर्न ऑन एसेट रेशियो है, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो है, आपकी इंटरेस्ट रेशियोज हैं कुछ। ये तमाम रेशियोज जो हैं ये डिपिक्ट करती हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि बैंक की परफॉर्मेंस क्या है। ये नहीं कि आप खाली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह तो नजर आएंगे, वो तो आपको ऑफ कोर्स नजर आए, लेकिन एक फाइनेंशियल एनालिस्ट, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस, वो एक लेमैन का काम है। अगर किसी फाइनेंशियल स्टूडेंट को, फाइनेंस स्टूडेंट को या फाइनेंशियल एनालिस्ट को दिया जाएगा कि वो बैंक की परफॉर्मेंस को देखे, तो वो ऑफ कोर्स वो रेशियो एनालिसिस यूज करेगा, क्योंकि रेशियो एनालिसिस द बेस्ट स्ट्रेटेजी यूज टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक्स। ठीक है, अब जो आप ये जो कुछ कैलकुलेशंस वगैरह की गई हैं, देखिए आपको कुछ रिसेंट ट्रेंड सिखाए गए हैं मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक्स। ठीक है, ईयर आपका 1980 से 2009 तक बताया गया। रिटर्न ऑन एसेट रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट्स ओवर एसेट्स। ठीक है, जितना आपको प्रॉफिट आया उसको आप एसेट से डिवाइड करेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी में क्या होता है, नेट प्रॉफिट को आप डिवाइड करते हैं इक्विटी कैपिटल के साथ। और एक इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय एसेट्स, इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय एसेट्स। तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस बताया गया कि 1980 में क्या था, किस तरह आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी क्या रही, रिटर्न ऑन एसेट क्या रहा और नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या रहा। ठीक है, उसके ये तो था आज का हमारा लेक्चर। आज मैंने आपके साथ क्या क्या शेयर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि बैंक किस तरह जो है एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रमोटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, सबसे पहले कि बैंक्स को एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स कहा जाता है। बैंक क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन केस ऑफ एनी बोरोइंग की बात करें, डिपॉजिट्स की बात करें। फिर हमने बैंक की बैलेंस शीट से स्टार्ट किया, हमने अपनी बैंक की एसेट साइड और लायबिलिटी साइड को देखा। लायबिलिटी साइड में हमने देखा कि चेकेबल डिपॉजिट्स जो आपकी सेविंग्स वगैरह होती हैं। फिर हमने नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स की या नॉन ट्रांजैक्शन डिपॉजिट्स की बात की, जिसमें आपके सेविंग अकाउंट्स आते हैं और आपके टाइम डिपॉजिट अकाउंट आते हैं। हमने कहा कि नॉन ट्रांजैक्शन डिपॉजिट अकाउंट्स वो डिपॉजिट अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर कस्टमर इतना फ्रिक्वेंटली ट्रांजैक्शन नहीं करता। टाइम डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, जो आपके टाइम होता है, अगर आप उससे पहले कोई विड्रॉ करेंगे तो आपको पेनल्टी चार्ज की जाएगी, कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं दिया जाएगा। देन वी डिस्कस दैट कि बैंक की जो बोरोइंग्स वगैरह होती हैं कि बैंक बोरो वगैरह करता है। ठीक है, फिर हमने एसेट साइड देखी। एसेट साइड में हमने रिजर्व्स की बात की,
हमने देखा कि एक एडिशनल रिजर्व रिक्वायरमेंट होती है, एक एक्सेस रिजर्व रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि बैंक के दूसरे एसेट्स जैसे फिक्स एसेट्स वगैरह की बात की हमने। फिर हमने देखा कि बैंकिंग में कौन से चार जो है वो मेन मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट की बात की, लिक्विडिटी मैनेजमेंट की बात की, कैपिटल एडिक्वेसी मैनेजमेंट की बात की। व्हाइल डिस्कसिंग दैट हमने ये देखा कि कैपिटल एडिक्वेसी मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैपिटल हमने डिस्कस किया कि कैपिटल होता क्या है। कैपिटल बेसिकली कहते हैं टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, ठीक है। अगर आपका कैपिटल कम है, ये माइनस में चला जाता है, तो इट मींस कि बैंक बिकम इनसॉल्वेंट। फिर हमने बात की कि बैंक की परफॉर्मेंस को आप कैसे मेजर कर सकते हैं। बैंक की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए आप उसकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम को देखेंगे। फिर अगर आपने अगर आप ऐसा लेमैन की बात करें तो वो तो ये देख लेगा कि एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है। लेकिन बीइंग द फाइनेंस स्टूडेंट या फाइनेंस टीचर, आपको रेशियो एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस है जो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज्ड होता है। अगर आपने बैंकिंग परफॉर्मेंस को देखना है तो यू आर गोइंग टू यूज द रेशियो एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि बैंक के पर्सपेक्टिव डिस्कस किया कि बैंक अगर बोरो करता है तो बैंक की बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट होगा। कुछ एग्जांपल्स कोट करने की मैंने कोशिश की ताकि अगर आपको कुछ भी ना समझ आए तो आप इसमें आपको एक क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो बैंक का अगर हम जनरली बात करें तो बैंक बेसिकली क्या फंक्शंस प्रोवाइड करता है। बैंक प्रोवाइड लोन्स टू द बिजनेसेस, हेल्प फाइनेंस और कॉलेज एजुकेशन एंड टू परचेज ऑफ ए न्यू कार और होम एंड प्रोवाइड अस विद सर्विसेज सच एज चेकिंग एंड सेविंग अकाउंट्स। देखिए बैंकिंग आपको बहुत ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और अगर हम बैंकिंग की बात करें तो कुछ फिर एक 2008 की केस स्टडी भी डिस्कस की कि कैसे कैपिटल क्रंच जो है वो क्रेडिट क्रंच में चेंज हो गया। लेकिन अगर आप बात करें कि कोई भी अगर आप बोरोइंग की बात करें, डिपॉजिट की बात करें, तो बैंक इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फिर अगर हम थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा ये आपके टॉपिक से हटके भी कह सकते हैं लेकिन इसमें आ जाएगा, हम फाइनेंशियल इनोवेशन की बात करेंगे। हमने कहा था बैंक की बहुत सारी कॉस्ट वगैरह पे करनी पड़ती है जिसमें आपकी स्टेटमेंट्स वगैरह है। लेकिन अब बैंक ने क्या किया है, ऑनलाइन बैंकिंग कुछ ऐसे सिस्टम्स बना दी, ये एटीएम जिसको ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स कहा जाता है। अगर पहले इन द प्रीवियस डेकेड आपको क्या करना पड़ता था कि अगर आपको अपना बैलेंस वगैरह पूछना है तो आप बैंक खुद विजिट करते थे, आपको स्टेटमेंट्स वगैरह चाहिए। लेकिन अब जो है बैंकिंग बहुत ज्यादा इनोवेट हो चुकी है, उसमें कुछ ऐसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि आप इजीली जो है घर बैठे ही कंप्यूटर में बैठ के आप अपना सारा रिकॉर्ड देख सकते हो कि आपकी ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी हुई हैं, वो तमाम चीजें आपको नजर आ जाएंगी। फिर हमने बात की थी कुछ कैश आइटम्स की, हमने इसमें चेक क्लियरिंग की बात की थी। आपको आइडिया होगा, क्लियरिंग का वर्ड आप बहुत सुनते होंगे, अगर किसी ने बैंक का थोड़ा बहुत आइडिया हो या इंटर्नशिप वगैरह की हो तो उसमें ये होता है कि बैंक में आपको एक चेक दूसरे बैंक का दिया जाता है जिसमें क्लियर होता है। फिर आप देखिए बैंक बहुत सारे लोन्स भी प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को, इसमें कुछ मॉर्गेज लोन्स भी है, कार फाइनेंसिंग वगैरह भी है। अब तो कस्टमर क्रेडिट डिपार्टमेंट बना दिया कि जिसमें क्रेडिट यूनियंस वगैरह हैं। बैंक आपको बहुत सारे लोन्स के प्रोवाइड करता है डिपेंडिंग, उसमें आपकी इजी इंस्टॉलमेंट वगैरह, कार फाइनेंसिंग है। अब जो है बैंकिंग सेक्टर जो है वो पूरा विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज्यादा इनोवेट और रेवोल्यूशनाइज्ड हो चुका है। एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स बैंकिंग बिकम मोर मॉडर्न, बैंकिंग सेक्टर बिकम मोर मॉडर्न टुडे। अगर हम आज की और प्रीवियस बैंकिंग को देखें तो ऑलरेडी आपको बहुत सारी चेंजिंग्स नजर आएंगी। और मेन फंक्शन तो बैंक का प्राइमरी फंक्शन तो वही है कि बोरोइंग एंड डिपॉजिट, लेकिन आपका जो बैंक के अंदर टेक्नोलॉजीज इनोवेट हो गई हैं। अब आप चाहे देखें, अगर आपने कोई जैसे आप डिमांड डिपॉजिट्स वगैरह बनाते थे, उसके अलावा अगर आप इस तरह के डिमांड डिपॉजिट्स वगैरह बनाते थे या कुछ इस तरह की चीजें थी, अब तो आपको ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी भी है, आप घर बैठे कर सकते हैं। इस तमाम डिस्कशन के बाद हम इसको कंक्लूड करते हैं कि इट इज कंक्लूडेड दैट कि बैंक्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन चैनलिंग द ट्रांसफर ऑफ फंड्स। Without the growth of the bank economy are not in the position to become stable. ठीक है, आपको बहुत ज्यादा इसमें बैंक में बहुत ज्यादा जो है इन चीजों बैंक्स आपको वैरायटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें एक दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि आपको क्रेडिट रिस्क वगैरह का बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट रिस्क और क्रेडिट रिस्क दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं दैट आर एसोसिएटेड विद बैंकिंग। क्रेडिट रिस्क क्या है कि बैंक कोई किसी को लोन वगैरह देता है और वो इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट तो बैंक को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा। लेकिन हम इन दोनों कंसेप्ट को लेकर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में कि एक्चुअली ये है क्या।
फिर आपको शायद याद हो कि कुछ चीजें, एक दो चीजें में रिवाइज कराना रहेगी कि आपको ऑफ ट्रेड बैलेंस शीट एक्टिविटीज देखी कि वो कौन सी एक्टिविटीज हैं और वो किस तरह आपको सफर कर सकती हैं रफ राइडर्स की तरह। उसके अलावा क्या बैंक मेक प्रॉफिट्स द प्रोसेस ऑफ द एसेट ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो था आज के बारे में। उसके अलावा हमने देखा कि अकाउंटिंग एंट्रीज देखी फॉर अ सीरीज ऑफ बैंक ट्रांजैक्शन के किस तरह हम लोगों ने डिफरेंट ट्रांजैक्शन में किस तरह हमने ट्रांजैक्शन की और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है उसकी। फिर हमने जनरल प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया जिसमें वी डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ लायबिलिटी, रिजर्व एसेट्स एंड कैपिटल एडिक्वेसी बैलेंस शीट, ठीक है। और उसके अलावा हमने देखा कि बैंक की परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जा सकता है। ये तो था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया टॉपिक देंगे। आज का लेक्चर कुछ बहुत ज्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट नहीं था। एक तो ये कि आप सबको बैंक्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, फिर क्योंकि आप लोग फाइनेंस स्टूडेंट है, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग या रेशियो एनालिसिस वगैरह बहुत सारी टर्म्स ऐसे हैं जैसे फाइनेंशियल ट्रीटमेंट वगैरह, वो आपको पता है। मेरा मकसद ये था कि आपको ये चीजें तो कुछ एग्जांपल्स के साथ बताई जाएं ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और एक क्लैरिटी मिल सके। और आई होप आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल दैट अल्लाह हाफिज।